के चक्कर में क्लास नहीं थोड़ा सा सही से रन कर पा रही थी। अब आगे हम लोग चलते हैं और प्रश्न संख्या 952 इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 952 क्या कर रहा है, बोल रहा है सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। और ऑप्शन दिया हुआ लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों सिंध विलय के समय में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एलन बरो। कौन था, लॉर्ड एलन बरो था। और साथियों हम लोगों को पता है लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल जो था 1842 से लेके 1844 का था। एलन बरो, साथियों एलन बरो ने 1843 में, कब 1843 में क्या किया था, सिंध विलय था, सिंध विलय कर लिया था, भारत में सिंध का विलय कर लिया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉर्ड एलन बरो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, लॉर्ड एलन बरो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों हम लोग अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 953। प्रश्न संख्या 953 क्या कर रहा है भाई, बोल रहा है कि भारत में डाक टिकट का चलन किसने प्रारंभ किया था। भारत में डाक टिकट का चलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा प्रारंभ किया गया था, कार्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था या लॉर्ड वेबल के द्वारा प्रारंभ किया गया था, किसका, डाक टिकट का। तो भारत में साथियों डाक टिकट का जो प्रचलन था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था इस डाक टिकट। और किस ईयर में किया गया था, तो हम लोग कहेंगे साथियों जो लॉर्ड डलहौजी 1854 में, कब 1854 में साथियों डाक टिकट स्टार्ट किया गया था। डाक टिकट जो है स्टार्ट किया गया था किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। अच्छा लॉर्ड डलहौजी हमसे पूछेगा कि लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब तक का था, तो हम लोग कहेंगे कि 1848 से लेके 56 तक का जो टाइम पीरियड था वो किसका था, लॉर्ड डलहौजी का था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। सुंदर शुक्ला, माया चौधरी ये लोग लगातार जुड़ चुके हैं और दिक्कत हो रही थी तो इस चक्कर में नेट में थोड़ी प्रॉब्लम है आज। ठीक है, टेक्निकल दिक्कत आ रही है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि क्लास आपकी जरूर रन करे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 954 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 954 क्या कर रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के उत्तरदायी थी। ठीक है, तार सेवा जो था, तार सेवा किसके टाइम पीरियड में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्लेलिस्ट कल्पना द्विवेदी जी प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, आप जाएंगी प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगी तो वहां पर सारा प्लेलिस्ट आपको बना मिलेगा सारी क्लास का। ठीक है, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वप्रथम तार सेवा के लिए उत्तरदायी था। तो साथियों जो तार सेवा था वो लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में ही स्टार्ट किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था। और कब स्टार्ट किया गया था, 1852 में भारत में तार सेवा स्टार्ट कर दी गई थी। भारत में तार सेवा जो है वो 1852 में स्टार्ट कर दिया गया था, किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। अच्छा आपको मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि ये आपको याद रहे 1848 से लेके 56 तक का जो टाइम पीरियड था वो लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था। इसके टाइम पीरियड में बहुत सारे कार्य किए गए थे। तार सेवा जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और प्रश्न संख्या 955 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था, किसके द्वारा भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 955 देखिएगा आप लोग। ठीक है साथियों, तो आप लोग बताएंगे सन 1854 में, डेट में इसीलिए बार बार ईयर लिख रहा हूं ताकि आप लोग भी हमारे साथ लिख के नोट करके तैयार कर लें। ठीक है, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया गया था साथियों, भारत में एक अलग से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का गठन किया गया था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या क्या बोलते हैं लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था, किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रतिभा चौहान गुड मॉर्निंग जी, सुंदर शुक्ला नोट भी ठीक है, नोट भी कर रहे हैं साथ साथ में, बिल्कुल शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पर। साथियों हम लोग क्या किए हैं,
बहुत अच्छे से हम लोग इसके पीछे कर चुके हैं। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एक साथ कई कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 956 पर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? देखिए साथियों, आपको थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूं। हुआ क्या था, 1848 से लेके 56 तक का टाइम पीरियड किसका था? तो आप कहेंगे कि आप तो कई बार बता चुके हैं, लॉर्ड डलहौजी का है। और 1856 से लेके 62 तक का टाइम पीरियड किसका था? तो आप लोग कहेंगे कि टाइम पीरियड ये कैनिंग का था। किसका था? कैनिंग का था। कैनिंग का टाइम पीरियड था। कैनिंग जो था 1856 में आया था और 1862 तक था। लेकिन साथियों क्या हुआ था कि 1858 में, क्या 1858 में एक एक्ट आया हुआ था, चार्टर एक्ट आया था। और इस चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल होगा, भारत का जो गवर्नर जनरल होगा, अब वो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा भारत का वायसराय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भारत का वायसराय कहा जाएगा। और भारत का वायसराय जो था 1858 के एक्ट से किसको सबसे पहली बार बनाया गया था? तो आप कहेंगे साथियों लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग सही हो जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही सबसे पहले 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इसी के टाइम पीरियड में हुआ था। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। चलें आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 957। ठीक है, 957 पर चलते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जुड़ा हुआ है, लॉर्ड कैनिंग जुड़ा हुआ है, लॉर्ड मेयो जुड़ा हुआ है, या जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस। ठीक है, कौन जुड़ा हुआ साथियों? जॉन लॉरेंस जो है ये चतुराई पूर्णतः निष्क्रियता नीति के लिए जुड़ा हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको और भी समझ लेना है। सर जॉन लॉरेंस 1864 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर भारत आया था। इसके समय भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। 1865 में भूटानियों ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। अंततः दोनों पक्षों में समझौता हुआ। अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया और तत्कालीन शासक शेर अली से दोस्ती की थी। तो जॉन लॉरेंस को अहस्तक्षेप नीति के लिए जाना जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और प्रश्न संख्या 958 दोस्तों बोल रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? तो साथियों आप लोग बताएंगे कि 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना स्टार्ट की गई थी। भारत में जनगणना जनगणना स्टार्ट की गई थी कब? 1872 में। किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था। फिर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो का कार्यकाल का, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अब साथियों यहाँ पर एक चीज और आपको जानना पड़ेगा। जो लॉर्ड मेयो था, अगर बात करें साथियों लॉर्ड मेयो का, तो लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड कब से कब तक का था? तो हम लोग कहेंगे साथियों 1869 से लेके 72 तक लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। कब से कब तक का था? 1869 से लेके 72 तक। प्रश्न फिर से पूछता है कि 10 वर्षीय मतलब कि 10 वर्ष में जो नियमित जनगणना थी वो किसके टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था? तो आप कहेंगे साथियों रिपन के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था। और कब से स्टार्ट किया गया था? तो 1881 से टाइम पीरियड मतलब 10 वर्षीय जो जनगणना थी वो स्टार्ट किया गया था रिपन के टाइम पीरियड से। दोनों प्रश्न पूछा जाता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों सही से समझ के चलना है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो 1872 की जनगणना को मानते हुए 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है तथा 21वीं शताब्दी की ये दूसरी जनगणना कौन सी? जो वर्ष 2011 में हुई थी जनगणना। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासन काल में किया गया था, किंतु नियमित 10 वर्षों के अंतराल पर होने वाली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था। ध्यान से समझ के आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
अब साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 959 बोल रहा किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब एक दंडित अपराधी के द्वारा किया गया था। तो साथियों जो लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। कहां पर की गई थी साथियों? तो हम लोग कहेंगे कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहीं पर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया गया था। और साथियों अगर लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड तो 1869 से लेके 72 तक ये लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था। और लॉर्ड मेयो के टाइम पर ही प्रथम जनगणना जो स्टार्ट हुई थी, प्रथम जनगणना जो स्टार्ट हुई थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था। और लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में ही दोस्तों क्या किया गया था, एक मेयो कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में किया गया था। ये मेयो कॉलेज किसके लिए था? तो जो अंग्रेजों के, सॉरी, जो भारत के राजाएं थे, भारत के राजाओं के बच्चों को पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये मेयो कॉलेज की स्थापना राजस्थान में लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। ये भी हमें नहीं भूलना है। ठीक है, तो सारी चीजें एकदम बिल्कुल तैयार रखनी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 960 बोल रहा किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था? मतलब साम्राज्ञी का मतलब क्या होगा, एक तरीके से रानी घोषित किया था। लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में, कैनिंग के टाइम पीरियड पे, लिटन के टाइम पीरियड पे, या डफरिन के टाइम पीरियड पे? पीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 2001 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो प्रश्न संख्या 960 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे। किसके? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में यह कार्य किया गया था। भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड लिटन के शासन काल में 1876 से लेकर 1878 के समय में भारत में भयंकर अकाल पड़ा। मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद, पंजाब तथा मध्य भारत का अधिकांश भाग इस अकाल से ग्रस्त हो गया। इस अकाल में लाखों व्यक्ति मारे गए और सरकार ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए जो व्यवस्था की थी वह पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई। उसी समय 1876 में सम्राट पद कानून अंतर्गत रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी का पद प्रदान किया गया। उसकी घोषणा हेतु लॉर्ड लिटन ने जनवरी 1877 में दिल्ली को एक बड़े दरबार का आयोजन किया। दरबार की शान शौकत पर अत्यधिक धन व्यय किया, और वह भी उस समय जबकि भारत के अधिकांश भागों में गंभीर अकाल पड़ रहा था। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था महारानी विक्टोरिया को। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 961 पर। और दोस्तों बोला किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध करने में अग्रगण्य कार्य किया था? किसने, किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए अग्रगण्य कार्य किया था? तो साथियों किसके द्वारा किया गया था? अगर हम बात करें तो ये भी कार्य किसके द्वारा किया गया था? लिटन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लिटन के द्वारा किया गया था। लिटन के द्वारा किया गया था। स्ट्रेची, एक नाम है स्ट्रेची, और स्ट्रेची को क्या किया गया था? अकाल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अकाल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। किसके टाइम पीरियड में? लिटन के टाइम पीरियड में। किसको बनाया गया था? स्ट्रेची को बनाया गया था। ये आपको नहीं भूलना है। लिटन यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और किस ईयर में अगर बात करेगा तो 1878 के टाइम पीरियड में यह कार्य स्ट्रेची आयोग बनाया गया था। इसको भी आपको नहीं भूलना है। आइए पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, लिटन ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध किया था। 1878 में स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 962 बोल रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन को, ठीक है, लोकल गवर्नेंस को लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड रिपन था, या डफरिन था? तो साथियों जो स्थानीय स्वशासन है, कौन सा? स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन के लिए किसको जाना जाता है? तो हम लोग कहेंगे दोस्तों, किसको जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जानते हैं हम लोग, लॉर्ड रिपन को जानते हैं। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब तक का था? कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो साथियों इसका जो कार्यकाल था 1880 से लेके 84 के बीच में इसका कार्यकाल था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1800। लॉर्ड रिपन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों देख लेते हैं। बोल रहा है
बोल रहा है प्रश्न संख्या 963, किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह जो था वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में, मिंटो के टाइम पीरियड में, रिपन के टाइम पीरियड में, या लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में। तो साथियों आपको बताना पड़ेगा, ये जो हमारा लॉर्ड मिंटो था, किसका? लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड में क्या हुआ था साथियों? एक इल्बर्ट बिल आया था। कौन सा बिल आया था? इल्बर्ट बिल आया था। और ये इल्बर्ट बिल किसके बारे में कहता है? ये साथियों इल्बर्ट बिल इसमें जैसे कि जो भारत के भारतीय मूल के, या मतलब कि जो भारत में पैदा हुए थे, ये जो भारतीय थे जज, वो जज भी अब अंग्रेजों के मुकदमा की सुनवाई करेंगे। और ये बात जो है अंग्रेजों को रास नहीं आ रही थी। इसके चक्कर में क्या हुआ, आगे चल के साथियों क्या हुआ, एक विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह को हम लोग श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। और ये जो साथियों टाइम पीरियड किसका था? तो हम लोग कहेंगे लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वेत विद्रोह जो था वो मिंटो के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। और ठीक है, इल्बर्ट बिल, प्रश्न संख्या 963। अच्छा, श्वेत विद्रोह जो हुआ था साथियों, अच्छा सॉरी, मिंटो नहीं, यहाँ पर रिपन होगा। कौन होगा? रिपन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। रिपन के टाइम पीरियड में यह हुआ था। ठीक है, इल्बर्ट रिपन के टाइम पीरियड में, रिपन के टाइम पीरियड में यह हुआ था कार्य। चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में 1800, अच्छा ये जो हुआ था ये साथियों कब हुआ था? इल्बर्ट बिल जो श्वेत विद्रोह हुआ था वो 1883 में आया था। और हम आप लोगों को बता भी चुके हैं 1880 से लेके 84 तक का जो पीरियड था वो किसका था? लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था। ठीक है, आगे चलते हैं तो अगले प्रश्न पर 964 पर। बोला इल्बर्ट बिल विवाद भारत में निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय के काल में हुआ था? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक का था? 1880 से लेके 84 तक का जो टाइम पीरियड था वो किसका था? रिपन का टाइम पीरियड था। और इसी के टाइम पीरियड पे क्या आया था? इल्बर्ट बिल आया था। और इल्बर्ट बिल के प्रमुख कारण क्या था? ये जो श्वेत विद्रोह हुआ था, श्वेत विद्रोह ये साथियों किसके लिए हुआ था? ये हमारा जो श्वेत विद्रोह हुआ था ये किसे? इल्बर्ट बिल के कारण हुआ था। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल था साथियों ये जो भारतीय जज होंगे, भारतीय जज अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई करेंगे। ये किसके लिए था? इल्बर्ट बिल में यही लिखा हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था? श्वेत विद्रोह हुआ था। किसके टाइम पीरियड में हुआ था? रिपन के टाइम पीरियड में हुआ था। रिपन का टाइम पीरियड कब से कब तक का था? तो हम लोग कहेंगे 1880 से लेके 84 तक था। सारी चीजें हमने बता दिया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 965 पर। 965 पर प्रश्न संख्या 965 क्या कर रहा है? निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने को कहकर उपहास किया था? साथियों अगर बात करें कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में किया गया था। ठीक है, ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। उस समय अगर बात करें साथियों तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? तो उस समय जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन उस समय का वायसराय था। और इसी के द्वारा क्या कहा गया था? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास किया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। यह स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। अच्छा, अब साथियों अगर हमसे पूछेगा कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक का था? इसका कार्यकाल की अगर बात करेगा तो आप बताएंगे साथियों कब से कब तक था? 1884 से लेके 88 तक का जो टाइम पीरियड था वो किसका था? लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड था। किसका? लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड था 1884 से लेके 88 तक का जो टाइम पीरियड था। आगे चलते हैं, अब चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 966 पर। बोला असैनिक प्रशासन 905, जो असैनिक 1905 हुआ था, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है दोस्तों वो बोल रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। यह बिल्कुल सत्य बात है।
लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। दूसरा स्टेटमेंट, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, यह भी बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर साथियों पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 967 बोल रहा है साथियों, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था, तो हम लोग कहेंगे साथियों ये जो किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, गोखले के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, स्टेटमेंट, लॉर्ड कर्जन अपने वायसराय काल 1899 से 1905 में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णता अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 968 पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो साथियों लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ था। कब, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। और साथियों इसका पहला महानिदेशक, इसका ASI का पहला महानिदेशक किसको बनाया गया था, तो जॉन मार्शल को। किसको, जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया था। और ये साथियों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कर्जन। कर्जन का टाइम पीरियड 1899 से लेके, कर्जन का जो टाइम पीरियड था 1899 से लेके 1905 तक का जो टाइम पीरियड था ये कर्जन का था। और इसी समय में क्या किया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला महानिदेशक सर जॉन मार्शल को बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 969, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो साथियों आपको बताना पड़ेगा, प्राचीन संरक्षण अधिनियम जो था, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम ये कब आया था, वर्ष 1904 में आया था। और हम लोग जानते हैं कि 1904 का यानी कि 1899 से लेके 1905 तक का, 1899 से लेके 1905 तक का जो टाइम पीरियड था वो किसका था, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था। तो ये साथियों किसके टाइम पीरियड पे आया था, कर्जन के टाइम पीरियड पे आया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हर एक फैक्ट को हमको साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करते हुए आगे बढ़ना है, तभी हमारे सारे क्वेश्चन निकलेंगे। इस प्रश्न को 2021 में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का पेपर हुआ था उसमें इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है। चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अब साथियों प्रश्न संख्या 970 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है। किसकी बात कर रहा है, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। लॉरेंस दिया हुआ है, कर्जन दिया हुआ है, चर्चिल दिया हुआ है या लिटन दिया हुआ है। तो ये जो पुस्तक थी इस पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों, तो हम लोग बताएंगे कि इस पुस्तक को भी किसने किया था, कर्जन ने लिखा था। ठीक है, कर्जन ने लिखा था। पुस्तक का नाम क्या, द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट। इस पुस्तक का लेखक कौन था, लॉर्ड कर्जन था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 971 को हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है। तो हम लोग कहेंगे साथियों लॉर्ड डलहौजी को। किसको, लॉर्ड डलहौजी जो था, लॉर्ड डलहौजी को क्या कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को साथियों भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्र। प्रश्न संख्या 971 क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें कर्जन भी दिया हुआ, लॉर्ड डलहौजी भी दिया हुआ, तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, कर्जन जो हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसका सही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा लॉर्ड कर्जन होगा। क्यों कर्जन होगा, क्योंकि कर्जन के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन किया था इसने, बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में हुआ था। उसके बाद से भारतीयों में क्या हुआ था, राष्ट्रवाद की प्रेरणा ज्यादा विकसित हुई थी, राष्ट्रवाद की प्रेरणा
राष्ट्रवाद की प्रेरणा का विकास अच्छे तरीके से हुआ था। तो इस कारण साथियों क्या कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहते हैं, लॉर्ड कर्जन को कहते हैं। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड कब से कब तक का था, तो 1899 से लेके 1905 तक का जो टाइम पीरियड था वो लॉर्ड कर्जन का था। सही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 972 पर। प्रश्न संख्या 972 क्या कह रहा है, बोला कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालिक टाइम तक रहा था, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक का कौन सा भारत का वायसराय रहा था। लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो कब से कब तक का था, 1869 से लेकर 72 तक का टाइम पीरियड लॉर्ड मेयो का था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड 1844 से लेके साथियों कब से कब तक का था, 48 तक का था, 48 तक का था। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद से अगर बात करें लॉर्ड डफरिन की बात करें तो लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड 1884 से लेके 88 तक का जो टाइम पीरियड था वो लॉर्ड डफरिन का था। और कर्जन का टाइम पीरियड की बात करें तो 1899 से लेके 1905 तक का 6 साल इसका था। इन चारों में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक कौन था, लॉर्ड कर्जन था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 973 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 973 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों ध्यान से समझना है, इसको पीसीएस प्री ऑप्शनल हिस्ट्री 1997 में इस प्रश्न को पूछा गया है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड और साथियों रोलट एक्ट जो आया था, रोलट एक्ट कब आया था, वर्ष 1919 में आया था। और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड चेम्स वायसराय जो था वो कौन था, चेम्सफोर्ड था। ठीक है, इसीलिए तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। 1919 का जो एक्ट आया था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू कौन था, वो मॉन्टेग्यू जो था वो भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। ठीक है, तो उस समय रोलट एक्ट जब आया था वो किसके टाइम पीरियड में आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे आया था, यह बिल्कुल सत्य बात है। दूसरा जो दिया हुआ है फैक्ट्री अधिनियम, और फैक्ट्री अधिनियम जो आया था वो साथियों किसके टाइम पीरियड में आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में आया था, यह भी बिल्कुल सत्य बात है। फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में आया था, यह भी बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा जो दिया हुआ है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये कब आया था, वर्ष 1904 में आया था। और किसके टाइम पीरियड पे आया था, कर्जन के टाइम पीरियड पे आया था। और यहाँ क्या दिया हुआ है, लिटन दिया हुआ है, यही हमारा गलत हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन इंपीरियल कैडेट कोर, ये भी कब आया था, कर्जन के टाइम पीरियड में आया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत यही है और हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लिटन के टाइम पीरियड में नहीं आया था, किसके टाइम पीरियड में आया था, कर्जन के टाइम पीरियड में आया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आवाज चेक कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और वो उसमें डाल दो टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, प्रश्न संख्या 974 बोल रहा है कि दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। ठीक है, तो उस समय जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल साथियों सबसे पहले वर्ष 1911 में, कब, वर्ष 1911 में, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या 974 उसमें साथियों सबसे पहले क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग, उस समय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग जो था, लॉर्ड हार्डिंग क्या था, लॉर्ड हार्डिंग भारत का वायसराय था, भारत का वायसराय था, वायसराय था। कब था लॉर्ड हार्डिंग वायसराय, वो 1911 में। और 1911 में क्या किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा घोषणा की गई थी। क्या घोषणा की गई थी, घोषणा ये की गई थी कि अब दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है, किसको, दिल्ली को राजधानी, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, राजधानी बनाने की, राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी दिल्ली को। ठीक है, अच्छा ये चीज तो हो गया। अब साथियों क्या हुआ था, जब ये दिल्ली में प्रवेश कर रहा था वर्ष 1912 में, उसी समय इस पर क्या फेंक दिया गया था, बम फेंक दिया गया था, उसी समय इस पर बम फेंका गया था, जिसके कारण साथियों बम फेंका गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, इसके महावत की मृत्यु हो गई, ये तो बच गया था। तो यही लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर, कब, वर्ष 1912 में। 1911 में उसने दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की थी, कौन, लॉर्ड हार्डिंग। ये आपको नाम भूलना नहीं है दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 975 पर। बोल रहा निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी, ठीक है, यहूदी वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड क्या बोलते हैं, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन गलत, कैनिंग गलत, इरविन गलत,
कौन? लॉर्ड रीडिंग। और इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का था? तो हम लोग कहेंगे साथियों इसका जो कार्यकाल था वर्ष 1921 से लेके 26 तक का इसका टाइम पीरियड था। अप्रैल 1921 में आया था और अप्रैल 1926 में ये गया था। तो लॉर्ड रीडिंग क्या था? एकमात्र यहूदी वायसराय था, एकमात्र यहूदी धर्म का वायसराय, यहूदी वायसराय था, वायसराय था। उसका नाम क्या था? लॉर्ड रीडिंग। डी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, हमने बता ही दिया है। अच्छा, इसके पहले वर्ष 1913 से लेकर 1921 तक इंग्लैंड का चीफ जस्टिस था ये, ठीक है, रीडिंग। और रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 976 पर। बोला गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? किसकी बात कर रहा है? वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो साथियों यह बात किसके द्वारा कही गई थी? माउंट बेटन के द्वारा। माउंट बेटन के द्वारा कहा गया था जब नोआखाली में ये चल रहा था। नोआखाली में जो राइट था, हिंदू मुस्लिम वाला जो राइट चल रहा था, उसी समय महात्मा गांधी के द्वारा अकेले जाके वहां पर जो राइट था उसको समाप्त करने की बात की गई थी। अकेले जाके महात्मा गांधी खड़े हुए थे और पूरे को वो कंट्रोल किए थे। पूरी जो भयावह स्थिति थी उसको अकेले कंट्रोल किया था। इस कारण लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? माउंटबेटन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 977 पर। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं स्वतंत्र भारत का 1833 का एक्ट आया था। क्या आया था? 1833 का एक्ट आया था और इसमें कहा गया था जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उसको क्या किया जाएगा? अब साथियों आगे चल के भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। और यह साथियों कब आया था? 1831 में आया था। और उस समय अच्छा स्वतंत्र भारत का यहाँ पर बात कर रहा है, और स्वतंत्र भारत का बात कर रहा है, इसको बाद में भी आएगा प्रश्न, तो देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो साथियों कब? 1847 में 1947 में आया हुआ था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा था? लॉर्ड माउंटबेटन रहा था। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया आयोग के द्वारा। अब साथियों क्या कर रहा है? 978, प्रश्न संख्या 978 क्या कर रहा है? भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आर एम बोपला थे, एस राधाकृष्णन थे, राजगोपालाचारी थे या रामानुज आचार्य थे? और इस प्रश्न को 3 बार आयोग ने बैक टू बैक पूछा है। तो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम लोग कहेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे वो साथियों 21 जून 1948 से 26 जनवरी कब तक? 26 जनवरी 1950 तक क्या थे? ये भारत के गवर्नर जनरल थे या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे? अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब तक? 21 जून 1948 से लेके जब भारत का संविधान, जब भारत का पूर्ण स्वतंत्रता हुई या गणतंत्र दिवस के मौके से तक ये थे। यानी कि 26 जनवरी 21 जून 1948 से लेके 26 जनवरी 1950 तक थे। चलिए आगे चलते हैं। अब साथियों आ गया है, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, इसको आपका लीजिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो गया, लॉर्ड बेलेजली हो गया, और उसके बाद से लॉर्ड डलहौजी हो गया, और उसके बाद से लॉर्ड कैनिंग हो गया। अच्छा ये है, अब पूछ रहा है किसके टाइम पीरियड में क्या क्या काम हुआ था, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त जो था, अस्थाई बंदोबस्त वो किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे हुआ था। ये तो बिल्कुल सही बात है, कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड पे हुआ था 1793 में। ठीक है, 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया था, अस्थाई बंदोबस्त आया था। और सहायक संधि की बात करें साथियों, तो सहायक संधि स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा सहायक संधि स्टार्ट की गई थी। प्रश्न संख्या 979 में दूसरा भी सही है, 979 में दूसरा भी सही है।
सहायक संधि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? यह भी बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड बेलीजेली के द्वारा किया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत, व्यक्तिगत का सिद्धांत ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और उच्चतम निष्क्रियता जो थी, उच्चतम निष्क्रियता ये साथियों किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था? तो ये लॉरेंस के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था। लॉरेंस यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि यही क्या है? गलत है, ये गलत है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर कैनिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? लॉरेंस होगा, तब जाके इस प्रश्न का सही उत्तर होता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि यही गलत है। ठीक है, चलिए। क्यों पूछ रहा है? क्या कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न को पीसीएस प्री 1998 में पूछा गया है। उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत किसके द्वारा? लॉरेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 980 प्रश्न संख्या 980। अच्छा 980 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों फिर से पूछ रहा है कि कौन सा सही मैच्ड नहीं है। अच्छा, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये साथियों को स्थानीय जो स्वशासन था रिपन के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था। रिपन का टाइम पीरियड 1880 से लेकर 84 तक का टाइम पीरियड था और उसी में क्या किया गया? स्थानीय स्वशासन स्टार्ट किया गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सहायक संधि लॉर्ड बेलेजेली के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था, यह बिल्कुल सत्य बात है। सहायक संधि किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड बेलेजेली के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था। राज्य अपहरण नीति, ठीक है, राज्य अपहरण नीति ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में स्टार्ट किया गया था, यह भी बिल्कुल सत्य बात है। और कार्नवालिस के टाइम पीरियड में क्या स्टार्ट किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या अस्थायी बंदोबस्त। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्थानीय स्वशासन रिपन के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, लिटन के टाइम पीरियड पे नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 981 पर। और प्रश्न संख्या 981 बोल क्या रहा है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, और यहां पर साथियों अगर बात करें प्रश्न संख्या 981 में, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कार्नवालिस, और यहाँ क्या दिया हुआ? स्थायी बंदोबस्त। और स्थायी बंदोबस्त जो था वो साथियों किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट किया था? कार्नवालिस के टाइम पीरियड पे स्टार्ट किया गया था। कार्नवालिस के टाइम पीरियड पे स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही यहाँ पर सही सुमेलित है और बाकी का तीनों क्या है? तीनों असुमेलित हैं। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। आइए थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड कार्नवालिस भारत आया। इसने कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। इसने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। कार्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। 1798 में सर जॉन शोर के हस्तक्षेपवादी युद्ध के बाद लॉर्ड बेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया जो अपनी सहायक संधि के लिए जाना जाता है। ठीक है, और 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसका शासन काल भारतीय आधुनिक इतिहास में अविस्मरणीय काल कहा जाता है या व्यक्तिगत के सिद्धांत के कारण चर्चित था। तो अब समझ में आ गया होगा व्यक्तिगत का सिद्धांत। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? डफरिन के टाइम पीरियड पे हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। अच्छा, डफरिन का टाइम पीरियड कब से कब तक का था? तो हम लोग कहेंगे साथियों जो डफरिन का टाइम पीरियड था, भारतीय राष्ट्रीय डफरिन का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक का था? डफरिन का टाइम पीरियड जो था अगर बात करें तो डफरिन का टाइम पीरियड जो था 1884 से लेके 88 तक का था। ठीक है, डफरिन का टाइम पीरियड। तो ये सब समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से हमने समझा दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 982 पे चलते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? बाकी का इसमें क्या है? 3 गलत है, 1 सही है। और प्रश्न संख्या 982 में क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड में हुआ था, यही सही है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली के टाइम पीरियड पे ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, और साथियों अगर बात करें अवध का विलीनीकरण, तो अवध का विलीनीकरण किसके द्वारा किया गया था? साथियों अवध का विलीनीकरण डलहौजी के टाइम पीरियड में किया गया था। किसके? डलहौजी के
टाइम पीरियड में किया गया था। डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से लेके 56 तक का था। ठीक है। सिंध का विलीनीकरण किसके टाइम पीरियड में किया गया था, अभी हम लोग पढ़ चुके थे। सिंध का विलीनीकरण एलन बरो के टाइम पे किया गया था। एलन बेरो के टाइम पीरियड में, एलन बरो के टाइम पीरियड में किया गया था। एलन बरो के टाइम पीरियड में किया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये साथियों किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए भाई आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 983 पर। अच्छा, प्रश्न संख्या 983 क्या कह रहा है, बोला कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ क्या दिया हुआ, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो साथियों हम लोगों को पता है सती प्रथा का निषेध किसके टाइम पीरियड में कानून बन के तैयार हुआ था, बेंटिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। बेंटिंग के टाइम पीरियड में हुआ था। स्वायत्त शासन की बात करें अगर, तो स्वायत्त शासन जो था यानी कि लोकल गवर्नेंस की बात करें तो ये साथियों रिपन के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है। अच्छा, बंगाल का विभाजन किसके टाइम पीरियड में हुआ था, वर्ष 1905 में कर्जन के टाइम पीरियड पे हुआ था। ठीक है। अगर व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो ये साथियों किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग कहेंगे साथियों डलहौजी के टाइम पीरियड में। किसके, डलहौजी। ठीक है। तो ये अब जाके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट आंसर बताते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब साथियों आ गया है सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करने वाला आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अंग्रेजी शिक्षा, तो अंग्रेजी शिक्षा का स्टार्ट हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अच्छा, बंगाल में दोहरा शासन, तो हम लोग कहेंगे क्लाइव के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के टाइम पीरियड में, लॉर्ड क्लाइव के टाइम पीरियड में, लॉर्ड क्लाइव के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। बंगाल विभाजन ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। और प्रेस से प्रतिबंध किसके द्वारा हटाया गया था, तो मेटकाफ के द्वारा। मेटकाफ के द्वारा प्रेस से प्रतिबंध हटा लिया गया था। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी इसको कहते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मुक्तिदाता भी किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 985 को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी दिया हुआ है इसमें प्रश्न संख्या 985, प्रश्न संख्या 985 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है साथियों, अच्छा अवध का विलीनीकरण, किसका, अवध का विलीनीकरण आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर किसने अवध का विलीनीकरण कर लिया था, लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया था। बिल्कुल सत्य बात है ये तो। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके टाइम पीरियड में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में हुआ था। कब हुआ था, 1885 में हुआ था। और डफरिन का अगर कार्यकाल देखें, डफरिन का कार्यकाल तो उसका कार्यकाल कब से कब तक का था, 1984 से लेके 88 तक का जो टाइम पीरियड था ये किसका था, डफरिन का था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो चार्टर एक्ट 1833 जो पास हुआ था, इसी चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, जनरल कहा जाएगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड, अच्छा लिखा हुआ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था ये साथियों यही गलत हो जाएगा, लिटन के टाइम पीरियड में नहीं, किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, आकलैंड के टाइम पीरियड, किसके, आकलैंड के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डी गलत है। सही क्या होता, आकलैंड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ आकलैंड के टाइम पीरियड में हुआ था, ना कि लिटन के टाइम पीरियड में। और हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो डी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो साथियों यहां तक क्या था, ये हमारा 985 क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, अब साथियों हम लोग क्या पढ़ेंगे, विभिन्न पत्र पत्रिका पुस्तक एवं उसके लेखक एवं संपादक, ये वाला टॉपिक हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक एवं उनके लेखक और संपादक, ये चीज अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब प्रश्न संख्या 986 से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 986 से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं।
इसको देख लेते हैं। अब देखिए दिया हुआ एक तरफ क्या दिया हुआ, एक तरफ समाचार पत्र दिया हुआ और दूसरे तरफ भाषा दिया हुआ है कि कौन से समाचार पत्र किस भाषा में किया गया था। अच्छा, ये जो कामरेड समाचार पत्र था ये साथियों किस भाषा में था, अंग्रेजी में था। किसमें था, अंग्रेजी में था। ठीक है, नवजीवन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नवजीवन की बात कर रहा है। और नवजीवन जो था ये साथियों किस भाषा में आया था, पहले अब स्वदेशी मित्रन की बात कर लेते हैं। तो स्वदेशी मित्रन जो था ये तमिल भाषा में था, कामरेड जो था ये अंग्रेजी भाषा में था। और उसके बाद से सुलभ समाचार की अगर बात करें, सुलभ समाचार की बात करें तो सुलभ समाचार पत्र जो था वो साथियों, सुलभ समाचार पत्र ये बंगाली भाषा में था। सुलभ समाचार पत्र किस भाषा में था, बंगाली भाषा में था। और अगर नवजीवन की बात करें तो नवजीवन गुजराती भाषा में था। अब यहाँ पर निकल सकता है ए का क्या होगा, ए का 2 होगा तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सुलभ सुलभ समाचार जो था वो बंगाली भाषा में था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पीसीएस जे 2022 में रिसेंट में जो 12 फरवरी को जो पेपर हुआ था 2023 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना। चलिए आगे चलते हैं। अब साथियों आ गया द फिलॉसफी ऑफ द बम। द फिलॉसफी ऑफ द बम के लेखक कौन थे। तो ये कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है और इसको जो लेखक थे, इसके लेखक का नाम क्या था, इसके लेखक का नाम था भगवती चरण बोहरा। भगवती भगवती चरण बोहरा जो था, भगवती चरण बोहरा जो था इसके लेखक थे। इसके द फिलॉसफी ऑफ द बम के लेखक कौन थे, भगवती चरण बोहरा थे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 988, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है। थॉमस रो ने किया है, विलियम हॉकिंस ने किया है, राल्फ फिच ने किया है या विलियम फिंच ने किया है। तो साथियों अनारकली की दंत कथा का उल्लेख विलियम फिंच के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विलियम फिंच जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 989 पे चलते हैं। अच्छा, एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ दूसरे तरफ स्थान दिया हुआ, यानी कि ये जो व्यक्तित्व है इसका संबंध किससे है, तो सरदार पटेल का जो संबंध है वो कर्मकांड से है। ठीक है, अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का संबंध कहां से, कपिलवस्तु से। महात्मा गांधी का पोरबंदर से है और गुरु नानक का ननकाना साहब से है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए का 3। और जब ए का 3 हो जाएगा तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। चलिए अब साथियों आ गया है प्रश्न संख्या 990 और बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। शाही पद अधिनियम, शाही पद अधिनियम, और शाही पद अधिनियम साथियों कब आया था, 1876 में। कब आया था, 1876 में आया था। भारतीय सिविल सर्विसेज एक्ट कब आया था, 1861 में आया था। शारदा एक्ट कब आया था, तो हम लोग कहेंगे कि 1929 में शारदा एक्ट आया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था, तो हम लोग कहेंगे कि 1904 में आया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारा हमने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा यहाँ पर 4 और ए का 4 होगा। ए का क्या होगा, ए का 4 हो जाएगा। बी का क्या होगा, बी का 1 हो जाएगा। ए का 4, बी का 1। अच्छा साथियों ये क्या है, इसका जो आयोग ने ऑप्शन दिया है वो गलत दे दिया है। ठीक है, इस प्रश्न का आयोग ने ऑप्शन गलत दिया है, आपको ऐसे याद कर लेना है। शाही पद अधिनियम 1876 में, भारतीय सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 में, शारदा एक्ट 1929 में और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। ये राइट है, ऑप्शन आपको कोई मैच नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए अखिल भारतीय प्रश्न संख्या 991 और इसको कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार हम लोग कर भी चुके हैं इसको। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन वर्ष 1920 में हुआ था और इसकी पहली बार अध्यक्षता डॉक्टर लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 992 पे चलते हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो हम लोग कहेंगे साथियों परशुराम, विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा किया गया था। ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था, विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा, विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा
महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया गया था। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 993 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडिया सिविल सर्विसेज आईसीएस परीक्षा में सफल होने वाला प्रथम भारतीय था? रविंद्रनाथ टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, अरविंदो घोष थे या सत्येंद्रनाथ टैगोर थे? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रथम आईसीएस की परीक्षा जो पास करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ टैगोर, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। तो इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। डी इज द राइट आंसर। 2012 में इस प्रश्न को पूछा गया आयोग ने। प्रश्न संख्या 994, स्वतंत्र भारत में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों संगीत नाटक अकादमी किसकी? संगीत नाटक अकादमी इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है साथियों वो 1953 में किया गया था। कब किया गया था भाई? 1953 में। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 94 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 995, निम्न में कौन रॉयल कमीशन ऑन द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया, पूरा नाम क्या है? रॉयल कमीशन ऑन द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो साथियों आपको पता होना चाहिए जो रॉयल कमीशन ऑन द पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 में हुआ था, उसके कुल कितने सदस्य थे? टोटल जो थे वो 13 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। लेकिन उस 13 सदस्य में बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले थे, वेलेंटाइन चिरोल था, अब्दुल रहमीन थे। ये तीनों लोग थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अब साथियों प्रश्न संख्या 996 बोल रहा है क्लिनिकर थ्योरी किससे संबंधित है? तो साथियों ये जो क्लिनिकर थ्योरी था ये काल प्रभावन से संबंधित है। सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लिनिकर थ्योरी किससे संबंधित है? क्लिनिकर थ्योरी जो है काल प्रभावन से संबंधित है। अब साथियों चलते हैं प्रश्न संख्या 997 पर। बोल रहा है प्रश्न संख्या 997 क्या कर रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को आधुनिक उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को आधुनिक उर्दू शायरी का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक उर्दू शायरी का जनक किसको कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पर वली दकनी को। किसको? आधुनिक उर्दू शायरी का जनक किसको कहा जाता है? वली दकनी को। वली दकनी को साथियों आधुनिक उर्दू साहित्य का, उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है। किसको? वली दकनी को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 998 पर। सांस्कृतिक विडंबना का क्या अर्थ है? तो साथियों सांस्कृतिक विडंबना का क्या अर्थ है? तो प्रश्न संख्या 998 में क्या हो जाएगा? हो जाएगा जब अभौतिक संस्कृति क्या, अब जब साथियों क्या होता है? सांस्कृतिक विडंबना का अर्थ होता है जब अभौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति मौलिक संस्कृति से, अभौतिक संस्कृति मौलिक संस्कृति से पीछे छूट जाती है, पीछे छूट जाती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक विडंबना। उसको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विडंबना। लेकिन इनमें से कोई नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का सही उत्तर। 2006 में जे में पूछा गया है। ठीक है चलिए प्रश्न संख्या 999 बोला निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का रचनाकार कौन था? मैथिली शरण गुप्त थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, रामधारी सिंह दिनकर थे? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्यामलाल गुप्त पार्षद। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो हमारा झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, उसके लेखक कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। इसको भी 6 में पूछा गया है आयोग ने। अब अगला प्रश्न 1000 है दोस्तों। हम लोग 1000 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के कर चुके हैं। बोल रहा है आ हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। किसकी बात कर रहा है? आ हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती। अच्छा, आ हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के जो लेखक थे वो साथियों दयानंद सरस्वती भी नहीं थे, स्वामी श्रद्धानंद भी नहीं थे, पंडित लेखराम भी नहीं थे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय के द्वारा आ हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक की रचना की गई थी। एपीओ 2018 में
सहायक अभियोजन अधिकारी के पेपर में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो आ हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय जी हैं। चलिए अब साथियों आ गया है, पूछ रहा है कि गदर, कौन सा गदर समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो साथियों गदर समाचार पत्र 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को, कहां से? सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित हुआ था, प्रकाशित हुआ था। और ये कहां पर है? यूएसए में है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमेरिका से यह उसको प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गदर समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था अमेरिका से। ठीक है, कहां से? अमेरिका से प्रकाशित हुआ था। लाला हरदयाल, क्या लाला हरदयाल पंजाब के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्होंने 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में एक क्रांतिकारी दल गदर नाम से पत्रिका निकाली थी। गदर का प्रथम अंक किसमें था? उर्दू में था। ये भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1003, राष्ट्रवाद का प्रचार एवं प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र कौन सा था? तो साथियों केसरी समाचार पत्र था, जो किस भाषा में लिखा हुआ था? मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? उस समाचार पत्र का नाम था केसरी। केसरी किसके द्वारा निकाला जाता था? तो हम लोग कहेंगे साथियों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब साथियों आगे है आ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री का लेखक कौन था? आ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री के जो लेखक थे वो कौन थे साथियों? के एम पणिक्कर। कौन था साथियों? के एम पणिक्कर जो थे ये किसके लेखक थे? आ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन थे साथियों? के लेखक कौन थे? के एम पणिक्कर थे। और के एम पणिक्कर का जन्म कहां पे हुआ था? त्रावणकोर में हुआ था। कहां पर हुआ था? त्रावणकोर के रहने वाले थे ये, इनका जन्म वहीं पर त्रावणकोर में हुआ था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? के एम पणिक्कर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इनके द्वारा क्या लिखा गया था? आ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी गई थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1005 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है कि मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किसके द्वारा किया गया था? दो समाचार पत्र हैं, मराठा और केसरी समाचार। केसरी जो है साथियों अगर बात करें तो केसरी किस भाषा में लिखा जाता था? मराठी भाषा में लिखा जाता था। और मराठा जो है ये किस भाषा में लिखा जाता था? इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था। और इन दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? तो हम लोग कहेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इन दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन किया जाता था। लोकमान्य तिलक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते साथियों। प्रश्न संख्या 1006 पर बोल रहा है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से किसका संबंध एनी बेसेंट से था? किससे? एनी बेसेंट से पूछ रहा है। तो साथियों अगर बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा 2-3 पत्रिकाएं और किताब पत्रिकाएं हैं जो आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। एक क्या है? एक है न्यू इंडिया। एक क्या है? न्यू इंडिया। एक क्या है? एक है कॉमनवेल्थ। और एक कौन सी पत्रिका है? तो अगर बात करें साथियों इसमें दो ही है। यंग इंडिया जो था ये महात्मा गांधी के द्वारा था। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया 1 और 4। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ का संपादन वर्ष 1914 में अंग्रेजी में बंबई से किया था। एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष वर्ष 1917 में बनाया गया था। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। पूर्ण रूपेण 1007 पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 में कानपुर से प्रकाशित हुआ था। उसके संपादक कौन थे? तो उदंत मार्तंड के संपादक उनका नाम क्या था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। पंडित जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल जो थे, जुगल किशोर शुक्ल ये साथियों किसके? उदंड मार्तंड के संपादक थे। और अगर बात करें तो ये साथियों कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। कब से प्रकाशित होना शुरू हुआ था? 1826 से। चलिए
प्रश्न संख्या 1008, निम्नलिखित में से कौन एक संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार एवं वेदांत कॉलेज से संबंधित था? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, ये तीनों जो थे, इन तीनों से एसोसिएटेड व्यक्ति था कौन? भारत के नवजागरण काल के अग्रदूत राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, इनसे एसोसिएटेड हैं। मिरातुल अखबार का संपादन उन्हीं के द्वारा किया जाता। संवाद कौमुदी जो पत्रिका थी उन्हीं का, और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा की उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो साथियों हम लोग कहेंगे कि आनंद मठ उपन्यास जो था वो साथियों किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ उपन्यास लिखा गया था। इसका जो कथानक था वो साथियों किसके? सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। और सन्यासी विद्रोह कब से स्टार्ट हुआ था? 1770 में, जब भारत में अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था, उसी समय से ये स्टार्ट किया गया था सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और दीनबंधु मित्र के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था उसका नाम क्या था? नील दर्पण। क्या नाम था उसका? नील दर्पण था। तो ये भी आपको भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1010, निम्नलिखित में से किसको वॉइस ऑफ इंडिया, किसने वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन किया था? प्रश्न संख्या 1010। और साथियों अगर बात करें तो वॉइस ऑफ इंडिया प्रकाशन जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। किसका? वॉइस ऑफ इंडिया का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आर्थिक निकास, ठीक है, ड्रेन थ्योरी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी के सिद्धांत की प्रसिद्धि किसको मिली थी? तो ड्रेन थ्योरी जो था वो साथियों दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। क्या हमारा जो ड्रेन थ्योरी था, ड्रेन थ्योरी ये किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन थ्योरी। दादा भाई नौरोजी, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते, थोड़ा पढ़ लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। इनको भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 1892 से 95 तक यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के ये सदस्य रहे थे, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे। ठीक है, कब से कब तक? तो 1892 से लेके 95 तक। चलिए नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। एसोसिएटेड प्रेस किसकी बात कर रहा है? एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका की यह एजेंसी है, जिसका नाम क्या था? एसोसिएटेड प्रेस। इसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख समाचार एजेंसी है। कुछ जैसे देखिए, एसोसिएटेड प्रेस किसकी है? यूएसए की है। किसकी है? यूएसए की। एएफपी जो है फ्रांस की है। रेउटर्स इंग्लैंड की है। और डीपीए जो है वो जर्मनी की है। डीपीए ये किसकी समाचार एजेंसी है? जर्मनी की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अच्छा, सूची एक को एक तरफ क्या दिया हुआ? समाचार पत्रिका दिया हुआ है, और दूसरे तरफ प्रकाशन का स्थान। कौन सी समाचार पत्रिका कहां से समाचार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी, ये बात हमसे पूछ रहा है। तो जो स्वदेश है वो स्वदेश जो है वो साथियों कहां से प्रकाशित होती थी? गोरखपुर से। कहां से? स्वदेश जो है वो गोरखपुर से। और भारत बंधु जो है वो हाथरस से प्रकाशित होती थी। कहां से? हाथरस से प्रकाशित होती थी। अगर बात करें साथियों सत्यवादी की बात करें तो सत्यवादी कहां से प्रकाशित होती थी? आगरा से प्रकाशित होती थी। और शक्ति की बात करें तो शक्ति कहां से प्रकाशित होती थी? अल्मोड़ा से प्रकाशित होती थी। यानी कि ए का 4, और जब ए का 4 हो जाएगा तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को 2022 पीसीएस प्री 2022 में इस प्रश्न को पूछा गया है। इसके पहले वाले पीसीएस वाले पेपर में इस प्रश्न को पूछा गया है। स्वदेश पत्रिका गोरखपुर से, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से,
शक्ति अल्मोड़ा से। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आगे दिया हुआ साथियों, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया, ये गलत बात है। ये साथियों किसके द्वारा लिखा गया है? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको लिखा गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा इसको लिखा गया है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, और द मैन हु डिवाइडेड इंडिया ये साथियों किसके द्वारा लिखा गया है? ये रफीक जकारिया के द्वारा लिखा गया। ये तो बिल्कुल सही बात है, रफीक जकारिया के द्वारा ही इसको लिखा गया है। और साथियों तीसरा दिया हुआ गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम लोग कहेंगे साथियों राम मनोहर लोहिया के द्वारा इसको लिखा गया। राम मनोहर लोहिया के द्वारा इसको लिखा गया है। उसका नाम क्या है? गिल्टी मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सी केवल सही है, सी केवल सही है, बाकी का गलत था। क्या गलत था? गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन इसको किसने लिखा है? राम मनोहर लोहिया ने लिखा। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? लाला लाजपत राय लिखा है। पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इसको रफीक जकारिया ने लिखा है। द मैन हु डिवाइडेड इन इंडिया इसको रफीक जकारिया ने लिखा है। बाकी का तीनों गलत था, सही हमने उसके आगे लिख दिया है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1015, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अच्छा, इंडियन स्ट्रगल और इंडियन स्ट्रगल जो पुस्तक है ये साथियों किसके द्वारा लिखा गया है? ये साथियों लिखा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको लिखा गया है। एक दूसरा क्या दिया हुआ है? रफीक जकारिया। दूसरा क्या दिया हुआ है? रफीक जकारिया, और इनके द्वारा द मैन हु डिवाइडेड इन इंडिया, ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। और उसके बाद से इंडियन अनरेस्ट ये जो लिखा किसके द्वारा लिखा गया? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल जो लिख दिया जाए, चिरोल, इनके द्वारा इसको लिखा गया। किसको? इंडियन अरेस्ट को। और अनहैप्पी इंडिया जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम अभी जाने हैं लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा इसको लिखा गया है। किसको? अनहैप्पी इंडिया को। रफीक जकारिया एक सही है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी का तीनों क्या है? गलत है। कौन सा सही है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, उसके बाद से इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सब चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था? तो साथियों अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद जो था वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले अभिज्ञान शकुंतलम का सर विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न यहाँ पर और पूछा जाता है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसका? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद ये किसके द्वारा किया गया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो था चार्ल्स विलिंगटन के द्वारा किया गया। चार्ल्स विलिंगटन के द्वारा, चार्ल्स विलिंगटन के द्वारा किया गया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया आ वुडेड सिविलाइजेशन को किसके द्वारा लिखा गया था? एस नायपाल, बी.एस. नायपाल, आर.एस. नायपाल, के.एस. नायपाल, ठीक है। तो साथियों इसको जो लिखा गया था ये किसकी पुस्तक थी? बी.एस. नायपाल, ठीक है, बी.एस. नायपाल, बी यहां पर सही हो जाएगा। इंडिया आउटडेटेड सिविलाइजेशन, और इसको स्टाफ नर्स 2022 के प्रश्न में पूछा गया, पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, क्या संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं?
संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर है, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। तो साथियों संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। और इसमें भारतीय संस्कृति को 4 अध्यायों में बांटकर इसका प्रकाशन किया गया है। तो इसीलिए इस पुस्तक का नाम क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डेथ इन बनारस मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, डेथ इन बनारस। इसको आरओ मेंस 2021 में पूछा गया है। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो साथियों डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं जोनाथन पैरी। जोनाथन पैरी जो है डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं। जोनाथन पैरी, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जोनाथन पैरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, डेथ इन बनारस। चलिए आगे चलते हैं। अब साथियों आ गया है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो कि क्या थे? कांग्रेस का 1885 में जो स्थापना हुआ था उसके स्थापना का प्रमुख श्रेय किसको जाता है? ए.ओ. ह्यूम को जाता है। तो वही पूछ रहा है कि ए.ओ. ह्यूम का जीवन कार्य कौन था? तो साथियों डब्ल्यू वेडरबर्न के द्वारा ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी गई थी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वेडरबर्न के द्वारा ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी गई थी। 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1880 के दशक में इंडिया मिरर अखबार का, किसका? इंडिया मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? तो इसका प्रकाशन साथियों कहां से होता था? कलकत्ता से होता था। इंडिया मिरर जो अखबार था उसका प्रकाशन कहां से किया जाता था? कलकत्ता से किया जाता था। आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उपयुक्त में से इसकी व्याख्या दिए ही नहीं है सब। एक तरफ क्या दिया हुआ? लेखकों का नाम दिया हुआ, एक तरफ उपनाम दिया हुआ है। तो साथियों अगर बात करें धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता था। किसको? धनपत राय श्रीवास्तव जो थे मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। अगर बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि डी का क्या होगा? डी का 1 होगा। और जब डी का 1 होगा तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और अगर बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ए का 3, और जब ए का 3 होगा तो अभी आपको और भी करना पड़ेगा। वैद्यनाथ मिश्र की बात अगर करें तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन के नाम से जाने जाते थे, वैद्यनाथ मिश्र। और रघुपति सहाय की बात करें तो फिराक गोरखपुरी के नाम से। यानी कि बी का क्या होगा? बी का होगा साथियों 4। और जब बी का 4 होगा तो सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 3 चीजें जब तक आपको पता नहीं रहेंगी तब तक इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं निकाल सकते हैं। रघुपति सहाय, ठीक है, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी। चलिए एक तरफ लेखक दिया हुआ और दूसरे तरफ पुस्तकें दिया हुआ है। एक तरफ लेखक और दूसरे तरफ पुस्तक। तो हम लोग जानते हैं साथियों जो महात्मा गांधी की पुस्तक थी उसका नाम क्या था? हिंद स्वराज। महात्मा गांधी। और अगर दूसरे की बात करें गीतांजलि तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये हम लोगों को पता है, टैगोर। और उसके बाद से आ नेशन इन मेकिंग ये पुस्तक किसकी थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की यह पुस्तक थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक थी आ नेशन इन मेकिंग। आ ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की यह पुस्तक थी। आ ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की। आ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट एकदम आपको तैयार रहना चाहिए। चलिए द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, पूरा देखिएगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? पार्थ सारथी गुप्त, एस गोपाल, बी आर नंदा, बिपिन चंद्र। तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? बिपिन चंद्रा इसके पुस्तक के लेखक थे, बिपिन चंद्र। ठीक है, बिपिन चंद्र जिनकी मृत्यु हो गई है। तो द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? बिपिन चंद्र। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लेते हैं। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 1025,
ठीक है। और इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? इस पुस्तक की भी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के भी लेखक कौन है? बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा, इस पुस्तक के भी लेखक बिपिन चंद्रा ही है। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजराज वर्मा, रावण विजयम, चिन्नाम सूरी, बाल व्याकरणम, गोपाल कृष्ण पटनायक, कथा मंजरी, चंद्रशेखर। तो साथियों रावण विजयम राजराज वर्मा के द्वारा लिखी गई, यह बिल्कुल सत्य बात है। चिन्नामा सूरी जो के बाल व्याकरण जो है चिन्नामा सूरी के द्वारा लिखा गया है। और अगर बात करें कथा मंजरी की बात करें तो साथियों कथा मंजरी जो था यह किसके द्वारा लिखा गया? नागार्जुन के द्वारा, नागार्जुन के द्वारा यह लिखा गया कथा मंजरी। ठीक है, और हमीर हट जो है चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन सी हो जाएगा कि सी क्या है? गलत है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। कथा मंजरी के लेखक कौन है? नागार्जुन, ना कि गोपाल कृष्ण पटनायक। बापू माई मदर, बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा है? बी आर नंदा ने लिखा है, राजकुमारी अमृत कौर ने लिखा है, महादेसाई ने लिखा है, मनुबेन बहन के द्वारा इसको लिखा गया है। बापू माई मदर शीर्षक का संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? मनुबेन बहन के द्वारा इसको लिखा गया है। गुजरात की लेखिका थी ये, लेखिका ने मतलब गुजरात की रहने वाली थी, उन्हीं के द्वारा इसको लिखा गया है। मनुबेन गांधी के द्वारा इसको लिखा गया है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। एक तरफ समाचार पत्र दिया हुआ है और दूसरे तरफ दिया हुआ भाषा की, कौन सा समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो साथियों अगर बात करें भारत मित्र की बात करें, किसका? भारत मित्र की बात करें तो भारत मित्र किस भाषा में लिखा गया है? ये हिंदी भाषा में लिखा गया है। किसमें? हिंदी भाषा में लिखा गया है। राष्ट्रमत की बात करें तो राष्ट्रमत किस भाषा में लिखा गया है? ये साथियों लिखा गया है हमारा मराठी भाषा में, मराठी भाषा में। अगर बात करें प्रजामित्र की बात करें तो प्रजामित्र गुजराती भाषा में लिखा गया है, गुजराती भाषा में लिखा गया है। अगर नायक की बात करें तो नायक किस भाषा में लिखा गया है? नायक साथियों बंगाली भाषा में लिखा गया है। नायक किस भाषा में लिखा गया? बंगाली भाषा में। अब इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? दुर्गा दास, ठीक है, इस एक सही सुमेलित है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और साथियों आपको पता होना चाहिए द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये साथियों लिखा गया है लुई फिशर के द्वारा, लुई फिशर के द्वारा। क्योंकि महात्मा गांधी की प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस अंग्रेजी लेखक के द्वारा लिखा गया, तो ये नाम आपको भूलना नहीं, याद रखना, लुई फिशर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा दूसरा दिया हुआ है, पहला गलत हो गया, पहला दुर्गादास नहीं होगा। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये साथियों किसके द्वारा लिखा गया है? अगर बात करें इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गा दास के द्वारा लिखा गया है। ये साथियों जो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर जो ये पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया दुर्गा दास के द्वारा। किसके द्वारा? दुर्गा दास के द्वारा लिखा गया है। अच्छा, फ्रैंक मैरेस, और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जो फ्रैंक मैरेस है ये जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी लिखी है, यही सही है। और इंडिया डिवाइडेड साथियों, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा लीजिएगा, ये पुस्तक क्या? इंडिया डिवाइडेड। और इंडिया डिवाइडेड जो है ये साथियों किसके द्वारा लिखी गई? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू आ बायोग्राफी फ्रैंक मोरेस के द्वारा, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास के द्वारा, और द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर के द्वारा। उम्मीद है इस प्रश्न का सही उत्तर अब आप आराम से निकाल सकते हैं, सी हो जाएगा, क्योंकि सी सही दिया, बाकी तीनों गलत दिया हुआ था, तीनों को हमने अच्छे से समझा दिया क्या सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दिया हुआ है टूवर्ड्स स्ट्रगल, पहला जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा टूवर्ड्स स्ट्रगल लिखा हुआ है, और ये साथियों गलत हो जाएगा। टूवर्ड्स स्ट्रगल जो है ये साथियों जयप्रकाश नारायण के द्वारा, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसको लिखा गया है। क्या? टूवर्ड स्ट्रगल।
और जो दिया हुआ स्प्रिंगिंग टाइगर, स्प्रिंगिंग टाइगर ये बिल्कुल सत्य बात है। स्प्रिंगिंग टाइगर ये किसके द्वारा लिखा गया है? ह्यू टोयो के द्वारा लिखा गया है, ह्यू टोयो के द्वारा लिखा गया है। और अमेरिका विटनेस टू इंडिया पार्टीशन, अमेरिका विटनेस टू इंडिया पार्टीशन ये, और दूसरा जो तीसरा किताब दिया हुआ इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक जो लिखा हुआ इंडिया डिवाइडेड ये किसके द्वारा लिखा गया है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। थोड़ा सा पीपीटी सही से बनाया करो। ओए तुम्हें सर, हेलो, देख रहे हो कैसे पीपीटी बनाते हो? हर जगह इस तरह से गलती हुई है, काम कर लो सही से। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू की जीवनकार है? जवाहरलाल नेहरू की जो बायोग्राफी लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो साथियों देखिएगा, फ्रैंक मोरिस यहां पर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो जीवनी लिखी गई है फ्रैंक मोरिस के द्वारा लिखी गई है। और लुई फिशर के द्वारा महात्मा गांधी की जीवनी लिखी गई है। महात्मा गांधी की जो जीवनी लिखी गई है, महात्मा गांधी की जीवनी, वो साथियों किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है लुई फिशर के द्वारा। और फ्रैंक मोरिस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू की जीवनी लिखी गई है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पत्रकारों में कौन महात्मा गांधी का जीवनकार था? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं लुई फिशर जो था ये महात्मा गांधी का जीवनकार था लुई फिशर के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, किसकी बात कर रहा है? माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? 1033 प्रश्न संख्या क्या है? माउंटबेटन ऑफ द पार्टीशन, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लॉरी कॉलिंस एंड डोमेनिक लापियरे, लॉरी कॉलिंस एंड डोमेनिक लापियरे, इनके द्वारा यह लिखी गई है पुस्तक माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी किसकी है? तो साथियों आप बताएंगे कि स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी जो है ये सुभाष चंद्र बोस की है। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की ये जीवनी है स्प्रिंगिंग टाइगर। और इसको जो लिखा है, इस पुस्तक के लेखक ह्यू टायो है। कौन है? ह्यू टायो, इसके द्वारा लिखी गई है, ह्यू टायो के द्वारा लिखी गई है स्प्रिंगिंग टाइगर, द स्प्रिंगिंग टाइगर। और ये क्या है? ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। क्या है? सुभाष चंद्र बोस की ये जीवनी स्प्रिंगिंग टाइगर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। इंडियन नेशनल मूवमेंट, पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र है। ठीक है, बहुत बड़े इतिहासकार थे जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है। ठीक है, तो उनकी पुस्तक क्या है? द इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स, ये बिपिन चंद्र के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। लोअर 2015 में इस प्रश्न को पूछा गया है, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स। चलिए आगे चलते हैं। कैम्ब्रिज पैम्पलेट, कैम्ब्रिज पैम्पलेट नाउ आर नेवर, नाउ आर नेवर, कैम्ब्रिज पैम्पलेट नाउ आर नेवर के रचयिता कौन है? तो साथियों इसके जो रचयिता है, इसको इस टेम्पलेट को जो सबसे पहले बांटा गया था तो चौधरी रहमत अली के द्वारा बांटा गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा बांटा गया था, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला स्टूडेंट था। और इसी में सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया गया था। पाकिस्तान शब्द का उल्लेख पहली बार इसी में, पाकिस्तान शब्द का उल्लेख सबसे पहले इसी टेम्पलेट में किया गया था। ये भी आपको नहीं भूलना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कभी कभी पूछता पाकिस्तान शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसके पे किया गया था? तो कैम्ब्रिज पैम्पलेट नाउ आर नेवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 137, 1037 जो है उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। उसमें दिया हुआ है, एक तरफ लेखक दिया हुआ है, एक तरफ क्या दिया हुआ है? लेखक दिया हुआ है, एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है। अब साथियों क्या बोल रहा है? सरोजनी नायडू,
और सरोजिनी नायडू की जो पुस्तक थी गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पुस्तक का नाम था। ये बिल्कुल सही बात है, सरोजिनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? गोरा पुस्तक लिखी गई थी। अगर आर के नारायण की बात करें तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था द ग्रैंड मदर टेल लिखा गया था। और उपमन्यु के द्वारा क्या लिखा गया था? उपमन्यु के द्वारा इंग्लिश अगेंस्ट लिखा गया था। तो यानी कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1037 प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड प्रश्न संख्या 138 इसको यूडीए एलडीए 2006 में पूछा गया है। अ इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड नामक लेख किसके द्वारा लिखा गया है? अ इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड नामक लेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो हम लोग कहेंगे साथियों भगवती चरण बोहरा के द्वारा। भगवती चरण बोहरा के द्वारा इसको लिखा गया है। भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया अ इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिलॉसफी ऑफ द बम कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। फिलॉसफी ऑफ द बम ये भी किसके द्वारा लिखा गया? भगवती चरण बोहरा के द्वारा। भगवती चरण बोहरा के द्वारा इसको भी लिखा गया है ऑफ फिलॉसफी ऑफ बम नामक विवरणिका। चलिए निम्नलिखित युग्मों से कौन? संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। यह बिल्कुल सत्य बात है। अब अगर बात करें साथियों जाम ए जमशेद पीएम मोतीवाला, यह भी बिल्कुल सत्य बात है। और अगर बात करें संध्या का तो ब्रह्मानंद उपाध्याय के द्वारा। ब्रह्मानंद ये जो संध्या है ये संध्या किसके द्वारा लिखा गया है? ये संध्या लिखा गया ब्रह्मानंद उपाध्याय के द्वारा। ब्रह्मानंद उपाध्याय के द्वारा इसको लिखा गया है। ये गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पूछ क्या रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सी सही सुमेलित नहीं है क्योंकि संध्या जो है ब्रह्मानंद उपाध्याय के द्वारा लिखा गया। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा समता लिखा गया। यह बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, तो साथियों आज हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। पुनः हम लोग आगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।